Goods and Services Tax. Today's topic is relating to इनपुट टैक्स क्रेडिट। आज का जो टॉपिक है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोग डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, जैसे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मिसमैच ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आज हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि मिसमैच क्या होता है आईटीसी में, रिवर्सल क्या है एंड रीक्लेम क्या है, एंड ये जो तीन लेजर्स की बात कर रहे हैं ये लेजर्स क्या है, हम लोग इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट को वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर एक बार इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है इनपुट टैक्स और दूसरा होता है आउटपुट टैक्स। जब कोई भी डीलर गुड्स परचेज करेगा, पहले तभी तो सेल करेगा, पहले गुड्स को परचेज करता है फिर उस गुड्स को क्या करता है, सेल। तो जब वो परचेज के समय उस गुड्स पे जो टैक्स पे करके आया होता है उसे कहते हैं इनपुट टैक्स। एंड जब उसको फर्दर ये गुड्स मार्केट में बेचना है कस्टमर को या किसी को भी, मतलब सेल करना है अल्टीमेटली, तो इस पे जो टैक्स कलेक्ट करेगा उसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। अब आउटपुट टैक्स को इनपुट टैक्स से एडजस्ट करने के बाद टैक्स का पेमेंट किया जाता है। एंड जब ये इनपुट टैक्स एडजस्ट करते हैं तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, एक सप्लायर है, उसने 500 रुपये की एक शर्ट परचेज की, उस पर 5% टैक्स का पेमेंट किया है। तो 500 की जो टैक्स मतलब शर्ट उसने परचेज की तो उस पर 5% टैक्स कितना बनेगा जाके, 25 रुपये, 25 रुपये की। अब उसने पहले परचेज की, इसका मतलब इनपुट टैक्स हो गया 25। अब उसने ये 500 रुपये की शर्ट को 600 रुपये में मार्केट में बेच दिया। अब इसका मतलब 600 रुपये पे टैक्स कलेक्ट कितना किया होगा, 5%, कितने रुपए, 30 रुपये। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, 30 रुपये, जबकि इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स कितना था, 25 रुपये। अब वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जब पेमेंट करेगा तो इस 30 में से, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बेचा है, ये 25 एडजस्ट कर ले क्योंकि ये पहले ही पे करके आया है, एंड 5 रुपये कैश में ऑनलाइन डिपॉजिट कर देगा चालान के थ्रू, और उसकी टैक्स की लायबिलिटी उस शर्ट पे क्लियर हो जाएगी। जब ये 25 रुपये माइनस कर रहा था 30 रुपये से, तो इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। दो टाइप के टैक्स होते हैं जीएसटी में, एक इनपुट टैक्स और दूसरा आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब जब परचेज करते हैं प्रोडक्ट को तो जो टैक्स पे करके आए होते हैं उसको कहते हैं इनपुट टैक्स, एंड जब सेल करते हैं तो उस पर जो लायबिलिटी बनती है उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। आज हम इनपुट टैक्स से रिलेटेड बातें डिस्कस करेंगे। मिसमैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम मिसमैच के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई डीलर गुड्स को सेल करता है तो उसने, जिस डीलर ने जब गुड्स सेल किया है तो वो उसने जिसको सेल किया है इसकी डिटेल्स बिल वाइज, देखिए जो मिसमैचिंग आएगी वो पहले तो B2B सेल में ही आएगी। B2C सेल में कोई मिसमैचिंग होगी नहीं। क्यों? अगर बिजनेस टू कस्टमर गुड्स बेचा गया तो कस्टमर तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करेगा ही नहीं। जब रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स बेचता है तो जिसने खरीदा होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि इनपुट टैक्स को क्लेम करता है। अब देखिए होता क्या है, जो सेलर होता है वो सेलर जब गुड्स को सेल करता है तो उसने जिस रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल किया होता है बिल वाइज डिटेल अपनी GSTR1 में शो करता है। ठीक है, जब GSTR1 में वो डिटेल शो करेगा तो उसमें डालेगा GST नंबर ऑफ द बायर, बिल नंबर, बिल की डेट, टैक्सेबल अमाउंट, बिल का अमाउंट, एंड उस पर कितना टैक्स लिया गया। टैक्स में भी CGST लिया गया, SGST लिया गया, IGST लिया गया या UTGST लिया गया। जैसे ही वो अपने GSTR1 में ये डिटेल सबमिट करता है और सेव करता है, फिर ये जो बिल की डिटेल होती है ये ऑटोमेटिकली बायर के 2A में शो होने लगती है, मतलब बायर के 2A में रिफ्लेक्ट होने लगती है। ठीक है, अब करते क्या है, जो बायर होता है वो जितना भी गुड्स खरीदता, हो सकता है एक डीलर से खरीदा हो सकता है एक से ज़्यादा डीलर से खरीदा हो, वो क्या करता है, उसने जितने भी गुड्स खरीदा उस पर जितने भी टैक्स का पेमेंट दिया उस पर करता है इनपुट टैक्स को क्लेम, जिसे कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसको क्या करेगा, क्लेम करेगा।
और जब वो इसको क्लेम करेगा तो वो तो बिल को देख के क्लेम कर लेगा। अब हुआ ये, उसने जो गुड्स परचेज किया था, किसी सेलर ने GSTR1 में उसका इनवॉइस चढ़ाया ही नहीं, भूल गया, धोखे से रह गया, या जो भी है व्हाटएवर, या कभी कभी बायर भी गलती से ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। तो अब हो गई क्या, मिसमैचिंग। आपने जितने का गुड्स खरीदा और सेलर ने भी उतने का ही अपलोड कर दिया और आपने भी उतना ही क्लेम किया, तो कोई भी मिसमैचिंग है ही नहीं। लेकिन अगर आपने जो गुड्स परचेज किया है, या तो आपने उससे ज़्यादा ITC क्लेम किया ऑनलाइन, तो मिसमैचिंग हो गई, या आपने तो उतनी की जितने खरीदा था लेकिन सेलर ने कोई इनवॉइस आपका अपलोड नहीं किया या गलत अपलोड कर दिया, तो वहाँ पे हो गई क्या, मिसमैचिंग। तो ये जो मिसमैचिंग होती है इसे आइडेंटिफाई करना होता है, एंड आइडेंटिफाई करके जो भी रहता है, जैसा भी जिसकी गलती होती है, उसको रेक्टिफाई करा लिया जाता है। तो इसे कहते हैं मिसमैचिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब देखिए होता क्या है कि जितनी भी ज़्यादा ITC क्लेम कर रखी है ऑनलाइन पोर्टल पे, ज़्यादा का मतलब ये है कि आपके 2A में कुछ और दिख रही है। 2A का मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे ही सेलर GSTR1 फाइल करेगा तो आपके 2A में वो ITC रिफ्लेक्ट होने लगेगी। अब आपके 2A में जो ITC दिख रही है और आपने जो क्लेम की है वो ज़्यादा क्लेम की है, तो क्या होगा, वो ITC आपकी रिवर्स हो जाएगी। ITC जैसी रिवर्स होगी तो वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में बढ़ जाएगी। एंड अब आप क्या करेंगे, इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में आप कैश में पेमेंट करेंगे ऑनलाइन, और जिस डेट पे भी आप पेमेंट करेंगे, जो भी डिफरेंस पीरियड होगा, आपको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना होगा। रिवर्सल किन किन रीज़न से होते हैं ये हम देखते हैं। अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि सेलर ने अगर बिल नहीं चढ़ाया या आपने सेलर के बिल चढ़ाने से ज़्यादा ऑनलाइन क्लेम कर लिया ITC। और भी रीजन्स होते हैं रिवर्सल के, मतलब और भी कुछ रीजन है जिसकी वजह से इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। तो अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि कब कब ITC को रिवर्स करना होता है। अब हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कब ITC को रिवर्स किया जाता है। देखिए, अगर आप इनवॉइस का 180 डेज में पेमेंट नहीं करते हैं, मतलब अगर रिसिपिएंट बायर परचेज का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करता है, तो ITC जो उस इनवॉइस की आपने क्लेम की होगी वो क्या कर दी जाएगी, रिवर्स कर दी जाएगी। अगर आपने पार्टली पेमेंट किया है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ITC को रिवर्स कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने कोई एसेट, कैपिटल एसेट परचेज की, एंड आपने उस कैपिटल एसेट को जब परचेज किया फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपये का, और उस पर 18,000 का GST पे किया, अब टोटल जो अमाउंट हो गया वो हो गया 1,18,000। तो अगर जब आप डेप्रीशिएशन लगाओगे इस कैपिटल एसेट पे, तो अगर आपने ये डेप्रीशिएशन 1,18,000 पे लगा दिया तो उस पर जो ITC आपने क्लेम की होगी वो रिवर्स करनी पड़ जाएगी। आपको जो डेप्रीशिएशन लगाना है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स या कैपिटल एसेट की कॉस्ट पे लगाना है, ना कि GST के पोर्शन पे लगाना है। तो जब भी आप कोई कैपिटल एसेट परचेज करें तो आप एसेट की वैल्यू को कैपिटलाइज करें एंड GST का क्रेडिट ले लें, सो दैट डेप्रीशिएशन भी सिर्फ एसेट की वैल्यू पे लगेगा। तो अगर आपने GST पे भी डेप्रीशिएशन लगा दिया तो उस GST मतलब उस ITC को रिवर्स करना पड़ जाएगा। अगर आपने जो टैक्सेबल गुड्स कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है और आप उससे ऐसा गुड्स बना रहे हो जो क्या है, एग्जेम्प्टेड गुड्स है, मतलब आपने रॉ मटेरियल जो परचेज किया वो टैक्सेबल था, लेकिन उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो एग्जेम्प्टेड था, वो टैक्स फ्री था, तो इस केस में भी जो आपने इस रॉ मटेरियल पे टैक्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वो रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका फाइनल प्रोडक्ट भी एग्जेम्प्ट है, वो भी नॉन टैक्सेबल है इसलिए। या आपने क्या किया, जो रॉ मटेरियल लेके आए उससे आपने प्रोडक्ट बनाया जो पार्टली आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, पार्टली आप बिजनेस यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो जो पर्सनल यूज़ वाला पार्ट होगा उसके लिए आपको ITC रिवर्स करनी होगी, क्योंकि ITC सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराते हैं तो आपके उसमें जितनी भी ITC होगी आपके क्रेडिट लेजर में, वो सारी की सारी क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी। क्यों? क्योंकि अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं तो उस ITC को भी क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। अगर बैंकिंग कंपनी की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बैंकिंग कंपनी को अपनी टोटल ITC का 50% पार्ट क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है।
अगर ब्लॉक्ड क्रेडिट्स पे आपने आईटीसी क्लेम कर ली है तो आपको वो भी रिवर्स करनी होगी। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स जैसे कार है, अगर आप कार परचेज करते हो और उसकी जो आपने टैक्स उस पर पे किया और उसकी आईटीसी क्लेम कर ली है तो ये ब्लॉक क्रेडिट में आती है कार की परचेज। तो आपको क्या करना होगा, इस आईटीसी को रिवर्स करना होगा। आप इसकी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। और भी बहुत सारी ब्लॉक्ड क्रेडिट्स हैं जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है आपने गुड्स परचेज किया, नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं आपको, आपने कोई गुड्स परचेज किया और वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया है और आपने उसकी आईटीसी क्लेम कर रखी। जब डिस्ट्रॉय या चोरी हो गया तो वो सेल तो होगा नहीं, तो उसकी आईटीसी को आप क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुड्स फाइनली अब मार्केट में सेल होगा ही नहीं। क्यों? या तो वो चोरी हो गया है या खो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपको क्या करना होगा, उसकी आईटीसी को रिवर्स करना होगा। उसके अलावा अगर आप फ्री सैंपल में गुड्स को बांटते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट आपने बनाया या जो प्रोडक्ट खरीदा है उसी को आप फ्री सैंपल बांट रहे हैं, आप सेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसकी भी आईटीसी को क्या करना होगा, रिवर्स। क्यों? क्योंकि उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही नहीं होगी। तो जिसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। सेम डिस्ट्रॉय वाला भी केस है, लॉस टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि जब वो बिकेगा नहीं तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, तो इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी आपको रिवर्स करना होगा। नेक्स्ट है रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसा कि आप समझ रहे हैं, रीक्लेम का मतलब, री का मतलब हो गया दोबारा क्लेम, यानी कि आप एक बार इसको पहले क्लेम कर चुके हैं, अब दोबारा क्लेम करेंगे। दोबारा क्लेम क्यों करेंगे, देखिए आपने आईटीसी पहले क्लेम की एंड वो हो गई फिर रिवर्स, वो क्या कर दी गई, रिवर्स कर दी गई। रिवर्स करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने डुप्लीकेट आईटीसी क्लेम की हो, मतलब डिपार्टमेंट को लगाओ कि ये डुप्लीकेट आईटीसी है, या आपका जो सप्लायर था उसने इनवॉइस अपनी GSTR1 में अपडेट नहीं किया था तो आपकी आईटीसी रिवर्स कर दी गई। अब बाद में क्या हुआ, आपने अपनी जो भी डिस्क्रिपेंसी थी उसको सॉल्व करवा लिया और आपके सप्लायर ने इनवॉइस अब अपडेट कर दिया है, लेकिन इसकी आईटीसी रिवर्स हो चुकी है। तो अब आप क्या करोगे, इसकी आईटीसी को रीक्लेम करोगे कि भाई अब हमारी जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। ये अगर लग रहा था पहले डुप्लीकेट आईटीसी है तो अब आपकी वो रिवर्स हो गई, लेकिन वो सही आईटीसी थी, आप उसको दोबारा से रीक्लेम करेंगे। तो इसे कहते हैं रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये है रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब पहले आईटीसी क्लेम की, फिर रिवर्स हुई एंड फिर जो भी प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो रिवर्स की गई थी वो प्रॉब्लम होगी सॉल्व, तो दोबारा अब आप क्लेम करोगे। तो इसे कहते हैं रीक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आपकी आईटीसी रिवर्स की गई थी, जो आपने रीक्लेम की है, और उस समय आपको कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ गया था, तो ये क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिकली। कैश लेजर जो होता है, जैसे कहते हैं ई कैश लेजर, उसमें ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट गलत लिया गया, आप सही थे अपनी जगह, आपके सप्लायर ने इनवॉइस लेट अपडेट किया है। लेकिन अगर डुप्लीकेट आईटीसी का क्लेम है तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आईटीसी जो होगी वो बैक डेट से ही आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ना आपसे टैक्स लिया गया, इंटरेस्ट लिया गया, और ना ही आपको इंटरेस्ट वापस किया जाएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। देखिए आपका जो जीएसटी पोर्टल होता है उसमें 3 लेज़र आपके होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। आप जो भी टैक्स का पेमेंट करेंगे वो आपके कैश लेजर से डिडक्ट होगा। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 15,000 रुपये का टैक्स का पेमेंट करना है, टोटल आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 15,000 है। 10,000 रुपये आपके क्रेडिट, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें पड़े हुए हैं, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसे कहते हैं। इसका मतलब आपको 5,000 रुपये शॉर्ट पड़ रहा है, 5,000 का आपको पेमेंट करना है। तो ये जो 5,000 हैं, आप पहले इस 5,000 रुपये को अपने कैश लेजर में डिपॉजिट करोगे, फिर वो वहाँ से डिडक्ट होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 5,000 का आप क्या कर दो, पेमेंट कर दो पोर्टल के थ्रू। आप जब पोर्टल के थ्रू 5,000 का पेमेंट करोगे तो ये पहले कैश लेजर में ऐड होगा एंड फिर जब पेमेंट होगा वहाँ से कटेगा तो ये कैश लेजर से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इस कैश लेजर के थ्रू होते हैं। आप इस कैश लेजर में कभी भी कितना भी रुपया डिपॉजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना टैक्स बन रहा है उतना ही डिपॉजिट करें। आप जितना भी रुपया इसमें डिपॉजिट कर देंगे, जितना भी कैश इसमें डिपॉजिट कर देंगे ऑनलाइन, वो कैश आपके लेजर में बैलेंस में दिखता रहेगा और जब जब आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती रहेगी इस लेजर से वो अपने आप एडजस्ट होता रहेगा। मतलब होता क्या है कि आफ्टर डिडक्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट द बैलेंस टैक्स लायबिलिटी हैज़ टू बी पेड यूजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ये जो है हमारा ई वैलेट होता है, जैसे हमारे ई वैलेट होते हैं वैसे ही ये ई वैलेट है, और भी बहुत सारे ई वैलेट होते हैं, पेटीएम का, ऐसे ही जीएसटी का है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर।
नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का मतलब है जितनी भी आपकी आईटीसी होती है जो आप क्लेम करते हो वो सब पहले इस लेजर में ऐड होती रहती हैं। जब आप उसको सेट ऑफ करते हो तो वो इस लेजर से लेस होती रहती हैं। मतलब ऑल द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज क्लेम्ड बाय अ रजिस्टर्ड डीलर इन द जीएसटी रिटर्न 3B में, आपने जितनी भी 3B में आईटीसी क्लेम करी होंगी वो रिफ्लेक्ट होती हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब क्या होगा, क्रेडिट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। आप इस क्रेडिट लेजर से सिर्फ और सिर्फ टैक्स का पेमेंट कर सकते हो, वो भी ऑर्डर में। ऑर्डर मैंने आपको आईटीसी वाली जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था कि किस ऑर्डर में कौन सा टैक्स किससे एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट का या लेट फीस या पेनाल्टी का पेमेंट करना है तो आप इस आईटीसी से नहीं कर सकते। आपको 500 रुपये की लेट फीस पे करनी है एंड आपके क्रेडिट लेजर में 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, तो आप ये 500 रुपये इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि इसमें 50,000 रुपये हैं। क्यों? क्योंकि लेट फीस, इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी को कैश में ही पे करना होता है। लिखा दिस मीन्स दैट बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी और लेट फीस। इंटरेस्ट एंड पेनाल्टी कैन बी पेड ओनली थ्रू एक्चुअल कैश पेमेंट। मतलब आप अपने कैश लेजर से इसको डिडक्ट करिए। कैश लेजर में बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो पहले उसमें डिपॉजिट करिए, फिर वहाँ से ई कैश लेजर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वहाँ से इसका पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। देखिए आपकी जो भी लायबिलिटी बनती है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जिसे कहते हैं, वो इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट होती है पर्टिकुलर मंथ की या पर्टिकुलर पीरियड की, जिस पीरियड की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फिर इसमें जो लायबिलिटी बनेगी वो एडजस्ट होती है किससे, क्रेडिट लेजर से जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो पहले वो टोटल लायबिलिटी आपकी किस में रिफ्लेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर। फिर ये लेजर बताता है कि इसको किस किस से सेट ऑफ किया गया, कैश लेजर से किया गया है या क्रेडिट लेजर से किया गया। अगर पेनाल्टी, इंटरेस्ट और लेट फीस है तो वो कैश लेजर से ही होगी। और टैक्स का अमाउंट है तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है तो वो टैक्स के अमाउंट को वो वहाँ से क्रेडिट लेजर से सेट ऑफ कर देगा। तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर।